तो गुड मॉर्निंग, UPPCL 2.0 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए लाया हूँ स्पेशल टॉपिक वाट मीटर। आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि वाट मीटर से रिलेटेड अब आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये क्लास बहुत ही स्पेशल है। आपकी टेक्निकल की परीक्षा चाहे जैसी हो, प्रत्येक टेक्निकल के पेपर में जिसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें सभी में इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन, जो वाट मीटर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 100% फंसेगा जाते हैं। बेटा, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम 2 प्रश्न MCQ करवाते हैं और इनका जवाब हमारे इसी वीडियो के लास्ट में मिलेगा। आप इनका जवाब कमेंट करके दे सकते हैं, परंतु पूरा वीडियो देखने के बाद इसका जवाब आपको लास्ट में मिलेगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, संतुलित एवं असंतुलित सप्लाई के लिए कौन सा उपयोगी नहीं है? 1 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि। इसके ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। यहाँ पर पूछा कौन सा उपयोगी नहीं है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है। ठीक है बेटा, यहाँ पर काम है 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाट मीटर की धारा कुंडली व वोल्टता कुंडली होती है। तो वाट मीटर की धारा कुंडली व वोल्टता कुंडली कैसी होती है? धारा कुंडली वोल्टता कुंडली स्थिर होती है, मतलब ये कह रहा है कि दोनों की दोनों स्थिर होती हैं। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि धारा कुंडली और वोल्टता कुंडली दोनों चल होती हैं। इसके बाद कह रहा है धारा कुंडली स्थिर और वोल्टता कुंडली चल होती है। और चौथे ऑप्शन में कह रहा है धारा कुंडली स्थिर और वोल्टता कुंडली स्थिर और धारा कुंडली चल होती है। ये हमारे आज के 2 प्रश्न हैं। इनका जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बेटा, आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में वाट मीटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। 100% इसका प्रश्न आपके पेपर में जो भी आएगा 100% सही हो जाएगा। तो बेटा, आज के सेशन में वाट मीटर के बारे में संपूर्ण विवरण पढ़ेंगे आप लोग। चलते हैं, स्टार्ट किया जाता है। आज इस वाट मीटर के बारे में आप क्या क्या जानेंगे? तो इस वाट मीटर में आप जानेंगे थ्योरी का पूरा विश्लेषण, पूर्ण रूप से थ्योरी के बारे में जानेंगे, वाट मीटर की चित्रात्मक विवरण जानेंगे, संपूर्ण रूप से इसके फुल फॉर्म यदि बीच में आते हैं तो इनके बारे में जानेंगे, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में और इनके उपयोग कहाँ पर हो रहे हैं, इनके सबके बारे में आज आपको जानना है। वाट मीटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वाट मीटर होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, कार्यविधि के बारे में पूरा विवरण आपको मिल जाएगा। परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा बेटा। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर दिया हुआ है, वह सूचक उपयंत्र जो कार्यभार द्वारा ली गई वास्तविक विद्युत शक्ति का मापन करता है, वाट मीटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वाट मीटर परिपथ की औसत शक्ति का मापन करता है। याद रखेंगे इस पॉइंट को, वाट मीटर जो है विद्युत शक्ति की औसत शक्ति का मापन करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, जो वाट मीटर होता है, वाट मीटर मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के मैंने बताया? वाट मीटर जो होते हैं मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाट मीटर जो होता है डायनामोमीटर टाइप होता है, दूसरा होता है इंडक्शन टाइप जिसको हम प्रारूपी भी कहते हैं, और तीसरा जो वाट मीटर होता है वो कौन सा? स्थिर विद्युत प्रारूपी होता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाट मीटर के नाम से जानते हैं। चलिए बेटा, यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका डायनामोमीटर प्रारूपी वाट मीटर है ये किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपका डायनामोमीटर प्रारूपी वाट मीटर बना हुआ है, इसको आप चित्र को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। और इस चित्र से रिलेटेड पेपर में यदि कुछ भी पूछा जाता है तो आप लोग एकदम सही बिल्कुल मार्क करके आना। ये नीचे जो होती है ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सीरीज या हम कहेंगे श्रेणी चुंबक होती है। ऊपर वाली इस चुंबक को संट चुंबक के नाम से जानते हैं। श्रेणी चुंबक यू आकार की होती है, जबकि संट चुंबक जो होती है एम आकार की होती है। और इसके ऊपरी हिस्से में एम आकार का जो मध्य का जो लिम्ब होता है, इस लिम्ब में हम क्या करते हैं, ये पीसी कुंडली डालते हैं और इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। जो पीसी होती है इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, जो सीसी होती है ये मोटे तार और कम फेरों की होती है, जबकि पीसी पतले तार अधिक फेरों की होती है।
पीसी को हम प्रेशर कॉइल को हमेशा सदैव हम किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि जो सीसी होती है, धारा कुंडली होती है, इसको हम सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। याद रखना है इस बात को। यहाँ पर जो ये एक डिस्क लगाई गई है, ये डिस्क बेटा किसकी होती है, ये एल्युमिनियम धातु की बनी हुई होती है। इस डिस्क को हम किस नाम से जानते हैं, इसको एलिमेंट भी कहा जाता है, एल्युमिनियम का एलिमेंट। यहाँ पर एक ये चुंबक लगाई गई है, ये ब्रेकिंग मैग्नेट होती है और ये परमानेंट मैग्नेट होती है। ठीक है, याद रखेंगे। वाटमीटर के विषय में यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बारे में जानते हैं। इस प्रकार की वाटमीटर प्रत्यावर्ती धारा तथा दिश धारा दोनों ही विद्युत प्रणालियों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। कौन से, डायनामोमीटर प्रारूपी जो वाटमीटर होते हैं, एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर कार्य करते हैं। यह उपयंत्र शक्ति का त्रुटि रहित या परिशुद्ध मापन करता है। याद रखेंगे कौन सा, डायनामोमीटर प्रारूपी जो वाटमीटर होता है, डायनामोमीटर प्रारूपी जो वाटमीटर होता है, ये त्रुटि रहित मापन करता है, इसलिए इस उपयंत्र का उपयोग सामान्य रूप से सर्वाधिक किया जाता है। और यह वाटमीटर जो होता है सामान्यतः बहुपरास मतलब मल्टी रेंज वाले होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जानते हैं। अगला पॉइंट है डायनामोमीटर प्रारूपी वाटमीटर की संरचना। इसके विषय में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट यहाँ का दिया गया है, वह इस वाटमीटर की विक्षेपण प्रणाली, जो विक्षेपण प्रणाली होती है, एक तरीके से कहेंगे अगर ये संकेतक है तो इसको जो है ना आगे की तरफ धक्का देने वाली जो प्रणाली होती है, इसको विक्षेपण प्रणाली, या हम कहेंगे कि विक्षेपण बलगुण होता है टीडी, जिसको डिफ्लेक्टिंग टार्क के नाम से भी जानते हैं। इस वाटमीटर की विक्षेपण प्रणाली जो होती है, स्थिर कुंडली एवं चल कुंडली दोनों से मिलकर के बनी होती है। यहाँ पर जानते हैं कि जो स्थिर कुंडली होती है, इसको हम धारा कुंडली कहते हैं। ये परीक्षा में यूपीपीसीएल जेईई में क्वेश्चन, एसएससी जेईई में ये प्रश्न पूछा गया था, इसके बाद कई बार रिपीट भी हुआ है। स्थिर कुंडली जो होती है बेटा धारा कुंडली होती है। इस कुंडली को परिपथ के श्रेणी क्रम में स्थापित किया जाता है और इस कुंडली को हम किससे, मोटे कॉपर के तार के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है और इस कुंडली को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, किसके, लोड के श्रेणी क्रम में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चल कुंडली जो होती है, ये वोल्टा कुंडली होती है, इसमें पीसी जो होती है ये चल कुंडली होती है वाटमीटर में। ठीक है ना, किस वाटमीटर की हम बात करें, डायनामोमीटर प्रारूपी वाटमीटर की। जो पीसी होती है ये कैसी होती है, ये चल कुंडली होती है और सीसी कैसी होती है, ये स्थायी कुंडली होती है। याद रखेंगे इस बात को। स्थिर कुंडली जो होती है ये सीसी होती है। कौन सी, धारा कुंडली स्थिर होती है और प्रेशर कॉइल जो होती है ये चल कुंडली होती है। जो प्रेशर कुंडली होती है, दाब कुंडली, इसे हम दाब कुंडली के नाम से भी जानते हैं, ये कुंडली जो होती है पतले कॉपर के तार के द्वारा बनाई जाती है। पीसी किसके द्वारा, पतले, और सीसी धारा कुंडली जो है ये किसके द्वारा, मोटे तार के द्वारा बनाई जाती है। जो पीसी होती है प्रेशर कॉइल होती है, इस कुंडली का प्रतिरोध उच्च होता है क्योंकि इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखा है दाब कुंडली को सप्लाई देने के लिए दो बाल कमानियाँ उपयोग में लाई जाती हैं, क्योंकि जो दाब कुंडली होती है ये घूमती है। जो दाब कुंडलियाँ होती हैं इनको सप्लाई देने के लिए हम बाल कमानियों का उपयोग में लाते हैं। और बाल कमानियाँ जिस सामान्यतः किसकी बनी होती है बेटा, याद रखने, फास्फोर ब्रांच की बनी हुई होती हैं। यहाँ पर देखते हैं कि दो प्रकार के वाटमीटर दिए गए हैं। एक आपका डिजिटल जो वर्तमान में जमाना चल रहा है, डिजिटल वाटमीटर दिया गया है, और एक आपका एनालॉग वाटमीटर है। इसमें जो है ना ये सुई है, ठीक है ना, इसके द्वारा यहाँ पर ये स्केल पैमाना दिया गया है। एक बात और जानते हैं, जो डायनामोमीटर प्रारूपी वाटमीटर होता है, इसका जो ये पैमाना होता है ये कैसा होता है बेटा, समरूप होता है। ठीक है ना। वर्तमान में इसका जमाना धीरे धीरे जा रहा है, जबकि डिजिटल का जमाना आ रहा है। इसमें जो पैमाना होता है इसमें समरूप या फिर इस प्रकार की कोई पैमाना नहीं होता, इसमें केवल डिजिटल तरंगें चलती हैं। जो डिजिटल तरंगें होती हैं बेटा इस प्रकार से वर्गाकार या आयताकार के जैसी दिखने वाली तरंगें होती हैं, इनको डिजिटल तरंगों के रूप में जानते हैं। ये डिजिटल तरंग के रूप में जो प्रश्न है ये पेपर में आपके यूपीपीसीएल जो TG2 का परीक्षा है इसमें पूछा गया था। याद रखना ये तरंग कुछ ऐसी बनती हैं, इनको हम डिजिटल तरंगों के नाम से जानते हैं। जबकि इस प्रकार से अगर कोई तरंग बनी हुई है तो इस तरंग को हम एनालॉग तरंग कहते हैं। ये एनालॉग तरंग है जबकि ये डिजिटल तरंग है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर ये डिजिटल वाटमीटर दिया गया और ये आपका दिया गया कौन सा, किलोवाट मीटर है, यहाँ भी लिखा है किलोवाट मीटर। ये आपका एनालॉग है और ये आपका डिजिटल वाटमीटर, जिसमें अंक दिखाई देते हैं डिजिटल होता है। आगे जानते हैं इसके विषय में कि जो हेयर स्प्रिंग, जो बाल कमानियाँ होती हैं, इन बाल कमानियों को लीड इन वायर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इससे जो है ना जो आपका पीसी होता है, पीसी को सप्लाई प्रदान की जाती है। ठीक है। जो डायनामोमीटर प्रारूपी वाटमीटर होता है इसमें वायु घर्षण अवमंदन का उपयोग किया जाता है। डैम्पिंग सिस्टम में उसमें उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग भी उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसका जो संकेतक होता है, संकेतक को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, याद रखेंगे। उपयंत्र की संकेतन समानता किसकी, एल्युमिनियम की बनी होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस सिस्टम को देखिए, यहाँ पर जो आपका ये चित्र दिया गया है इसमें जो ये संकेतक होता है ये किसका, एल्युमिनियम का बना होता है। जबकि जो रीडिंग पैमाना जो होता है ये पैमाना भी आपका एल्युमिनियम का ही बना हुआ होता है। याद रखेंगे इस बात को, यही यहाँ पर दिखाया गया और बोला गया है। ठीक है। इन वाटमीटरों की जो स्केल होती है ये समरूप होती है।
ये भी अभी आपको जो दिखा रहे थे, जो ये पैमाना होता है ये कैसा होता है, बराबर बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डायनमोमीटर प्रारूपी वाट मीटर में जो धारा कुंडली होती है इसको M व L के मध्य स्थापित किया जाता है। ठीक है ना, M व L के मध्य, जबकि डायनमोमीटर प्रारूपी वाट मीटर की जो PC दाब कुंडली होती है इसको C कॉमन व V के मध्य स्थापित करते हैं। ठीक है, इसको एक बार बना करके देखते हैं। यहाँ पर ये CC आपकी हो गई और ये हो गई आपकी PC, इसको हम प्रेशर कॉइल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखते हैं M व L, यहाँ पर C और V लिखा जाता है। इसको हम PC के नाम से जानते हैं, ये प्रेशर कॉइल होती है और ये होती है CC आपकी धारा कुंडली होती है। जो CC होती है CC को हम M व L के मध्य जोड़ते हैं, जबकि PC को L व C व V के मध्य में जोड़ते हैं। और इस साइड में बेटा जुड़ा होता है आपका क्या, लोड। ठीक है ना, इस साइड में आपका भार जुड़ा होता है और इधर से देते हैं हम इसमें AC सप्लाई सिंगल फेज की। याद रखना इस प्रकार के वाट मीटर यहाँ से जो रिलेटेड ये जो मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, ये पॉइंट आपके UPPCL के जो TG2 की परीक्षा है उस परीक्षा में पूछे गए हैं और ये आपका चित्र भी आया है। यहाँ देखते हैं, यहाँ जो ये चित्र दिखाया गया है ये क्या है, इसमें एल्युमिनियम की डिस्क और इसी को हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ये जो आपकी लाइन ऐसी दिखाई दे रही है यही एल्युमिनियम की यहाँ पर डिस्क है। ये डिस्क जब घूमती है ये ओल्ड टाइप का, या हम कहेंगे कि पुराना टाइप का एनालॉग क्लॉक टाइप आपका किलोवाट घंटा मीटर है, kWh मीटर है। इसमें रीडिंग, किसी रीडिंग को अगर लेना होता था तो हम कैसे लेते थे, याद रखना कि जो लास्ट वाला जो ये लास्ट वाला जो इंडिकेटर होता था, लास्ट वाली जो सुई होती थी इसको हम पॉइंट में रखते थे, जबकि इसके इस साइड वाली जितनी भी ये रीडिंगें चलती थी, जैसे हम अभी वर्तमान में जो ये सुइयाँ जिस स्थान पर है उस स्थान पर हम लिख करके दिखा रहे हैं आपको, इसका रीडिंग कैसे लेना होता था। यहाँ पर ये दिया गया है कितना, इस वाली लास्ट वाली में दिया गया, तो इसको हम लिखेंगे पॉइंट का 3। इसके बाद यहाँ पर ये 0 पर होने वाला है तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, ये 1 पर है तो 1 लिखेंगे, ये किस पर है, 2 पर है तो इसको हम 2 लिखेंगे, ये यहाँ पर 1 पर है तो इसको हम 1 लिखेंगे। तो ये 1230.3 kWh इसकी रीडिंग जो है ये बनेगी जाके। ये ओल्ड टाइप का आपका क्या है, वाट मीटर है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट इसके विषय में कुछ विशेष पॉइंट यहाँ पर दिए गए जो परीक्षाओं में आए दिन हमेशा पूछे जाते हैं। डायनामोमीटर प्रारूपी जो वाट मीटर होते हैं इसमें जो नियंत्रण बलगुण होता है ये किसके कारण होता है, जो नियंत्रण बलगुण होता है इसको हम कंट्रोल करते हैं किसके द्वारा, थीटा के द्वारा। ये TC जो होता है हम इसको यदि नियंत्रित करेंगे तो नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर एयर डैम्पिंग का उपयोग में लाया जाता है। जो TC होता है, कंट्रोलिंग टार्क जो होता है, ये किसके समानुपाती होता है, थीटा के समानुपाती होता है। याद रखेंगे जो विक्षेपण कोण होता है, कंट्रोलिंग टार्क विक्षेपण कोण के सीधे समानुपाती होता है, जबकि विक्षेपण बलगुण जो होता है TD ये आपकी शक्ति, कौन सी, वास्तविक शक्ति P, इसको हम VI का पाई कहते हैं, इसके सीधे समानुपाती होता है। यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, इस वाट मीटर की विक्षेपण बलगुण जो होती है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की वास्तविक शक्ति के सीधे समानुपाती है। यहाँ बेटा ये चीज दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विक्षेपण बलगुण जो TD होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, ये किसके, धारा के वर्ग के सीधे समानुपाती होता है। जब ये स्थिति आपकी उत्पन्न होती है तो उस समय आपका स्केल जो है कैसा हो जाता है बेटा, समरूप हो जाता है, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं P = y²r, यहाँ पर r को छोड़ देते हैं तो P जो है r आपका समानुपात, जो आपका P है ये P समानुपाती हो जाएगा किसके, I² के। तो यहाँ पर हम P के स्थान पर I² भी रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो विक्षेपण बलगुण है या तो हम पावर के समानुपाती या फिर हम करंट के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती रख सकते हैं। संतुलित की अवस्था में यहाँ पर TC और TD दोनों समान हो जाते हैं, लेकिन जब समान हो जाते हैं तो जो पावर है वो आपका किसके, विक्षेपण कोण के सीधे समानुपाती हो जाता है। याद रखेंगे बेटा, यहाँ पर डायनामोमीटर प्रारूपी वाट मीटर में जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल को बलगुण समानता किससे मिलता है, CC और PC दोनों प्रकार की कुंडलियों से इसको जो है ना क्या मिलता है, बलगुण मिलता है। जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। यहाँ आपका नेक्स्ट पॉइंट है डायनामोमीटर प्रारूपी वाट मीटर के उपयोग। हम इस जो डायनामोमीटर प्रारूपी जो वाट मीटर है इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इससे पहले इस चित्र को देखते हैं। ये चित्र आपके UPPCL TG2 के परीक्षा में पूछा गया था और इस चित्र को पहचान करके आपको बताना था कि ये किसका चित्र है। तो बेटा याद रखना ये आपका सिंगल फेज का वाट मीटर का चित्र दर्शाया गया है और इसमें जो आपकी ये धारा कुंडली है, धारा कुंडली को किसके मध्य, M व L के मध्य जोड़ा जाता है, जबकि यहाँ पर विभव कुंडली इसको हम PC के नाम से जानते हैं, ये आपके कॉमन मतलब C और V के मध्य में जोड़ा जाता है। एक आपका अतिरिक्त रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ा होता है जिसको हम गुणक के नाम से जानते हैं। इस रेजिस्टेंस को PC के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है PC की रेंज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या दर्शाया गया है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ दिखाया गया है कि 1 वाट मीटर जो है, 1 वाट मीटर का उपयोग सामान्यतः संतुलित और असंतुलित
एक फेज की एसी और डीसी सप्लाई को मापने के लिए किया जा सकता है। यदि यहाँ पर आपका जो परिपथ है 1 वाट मीटर है, ठीक है ना, एसी परिपथ है, तो यहाँ पर जो आपकी शक्ति बनेगी जाकि P बराबर सिंगल फेज का और एसी शक्ति का अगर हमको मापना है 1 वाट मीटर के द्वारा, तो आपकी शक्ति बनेगी P बराबर VI cos फाई। यहाँ बेटा याद रखना कि जो VI होती है, ये V और I होती है, ये दोनों की दोनों कैसी होती हैं, RMS होती हैं, VRMS और IRMS होती है, ठीक है, याद रखेंगे इस वर्ड को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो दिया गया है, इसमें देखेंगे डायनामोमीटर प्ररूपी वाट मीटर का उपयोग। यहाँ पर आपका एक फेज के वाट मीटर के द्वारा हमको कौन सी शक्ति का मापन करना है, 3 फेज की शक्ति का मापन करना है। एक फेज वाट मीटर की सहायता से या उपयोग से हम 3 फेज की एसी सप्लाई का मापन जब करते हैं तो कुल शक्ति यहाँ पर कितनी बनेगी बेटा, तो P बराबर 3W बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही वाट मीटर और तीनों की शक्ति का मापन किया जा रहा है। कुल शक्ति कितनी होगी, P बराबर 3VI cos फाई, और इनको शक्ति को जो है ना, शक्ति का मात्रक यहाँ पर वास्तविक शक्ति बन रही है, तो इसका मात्रक जो है वाट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ये जो दो वाट मीटर का उपयोग करके हम 3 फेज की शक्ति का मापन करेंगे, ठीक है ना। 2 वाट मीटर का उपयोग करके हम 3 फेज 3 तार की संतुलित व असंतुलित अवस्था में हम एसी सप्लाई का मापन कर सकते हैं। एक बार फिर से जानते हैं कि जो 3 तार होते हैं, RYB 3 तार हैं, यहाँ पर हम 2 वाट मीटर लगा करके इसकी हम संतुलित और असंतुलित की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस स्थिति में केवल 2 वाट मीटर का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर बेटा देख सकते हैं आप, डेल्टा में और यहाँ पर स्टार में, दोनों स्थितियों में यहाँ पर जो वाट मीटर है 2 वाट मीटर उनको संयोजित किया गया है। यहाँ पर है 2 एक फेज के वाट मीटर के द्वारा 3 फेज की 3 तार की हमको शक्ति का मापन जब करना होता है, तो यहाँ पर जितने वाट मीटर लगे होते हैं उतने वाट मीटर का हम क्या करते हैं, योग करते हैं, तो आपकी कुल पावर जो है वो ज्ञात हो जाती है। कुल पावर यहाँ पर कितनी होगी, P बराबर होगी √3VI cos फाई। इसके द्वारा हम जो है कुल शक्ति का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 3 एक फेज के वाट मीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज रहेंगे और 4 तार रहेंगे R N Y B, एक न्यूट्रल रहेगा और 3 फेज रहेंगे। तो 3 फेज 4 तार जब रहेंगे तो बेटा हम क्या करते हैं, एक फेज के 3 वाट मीटरों के उपयोग के द्वारा हम शक्ति का मापन करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, क्या, n-1 जितने आपके चालक रहेंगे उन चालकों में से एक घटा देंगे उतने वाट मीटरों की संख्या। जान करके चलिए कि अगर यहाँ पर 10 चालक हैं और वाट मीटरों की संख्या पूछी गई तो हम क्या करेंगे, n-1 वाट मीटर उपयोग में ले लेते हैं। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि यदि आपके पास 3 फेज हैं तो हम कुल मिलाकर के न्यूनतम कितने वाट मीटर के द्वारा 6 फेज हैं, 6 फेज की हम विद्युत सप्लाई का मापन कर सकते हैं। तो याद रखना बेटा, जब 6 फेज दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसके 2 टुकड़े कर लेंगे, 3 फेज एक साइड में कर लेंगे और 3 फेज एक साइड में कर लेंगे। कुल मिलाकर के 3 चालक यहाँ भी है, 3 चालक यहाँ भी, कुल मिला के 6 चालक हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम 2 वाट मीटर लगा देंगे और इस पर भी 2 वाट मीटर लगा देंगे। अगर 6 फेज की सप्लाई है तो 6 फेज की सप्लाई के लिए कुल मिलाकर के हमको कितने वाट मीटर की आवश्यकता होगी, 4 वाट मीटर की आवश्यकता। ये प्रश्न यूपीपीसीएल टीजी2 नहीं सॉरी जेईई में पूछा गया था, याद रखेंगे इसको। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक फेज के बाद 3 वाट मीटर के द्वारा, एक फेज के 3 वाट मीटर के द्वारा हम 3 फेज की शक्ति का मापन करेंगे। कब, जब तारों की संख्या 4 रहेगी और यहाँ पर ये 3 वाट मीटर संयोजित किए गए हैं, तो इनकी कुल शक्ति जो होगी P बराबर W1 + W2 + W3 होगी और टोटल पावर आपकी बनेगी P बराबर √3VI cos फाई, जो कि आपकी सभी में निकल रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये भी यूपीपीसीएल टीजी2 की परीक्षा में ये पूछा गया है और जेईई में भी यहाँ से प्रश्न उठाया गया है। टीजी2 में इसमें से डबल एक थ्योरी से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा गया और डायरेक्ट चित्र भी पूछा गया। इसको देखते हैं, ये क्या लिखा है, एक फेज की सहायता से प्रतिकारी शक्ति, जो 1 वाट मीटर है, एक फेज की वाट मीटर की सहायता से हम प्रतिकारी शक्ति का मापन करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सीसी होती है, धारा कुंडली होती है, इसको एक फेज के श्रेणी क्रम में संयोजित कर लेते हैं, जबकि जो पीसी होती है, प्रेशर कॉइल, जो अन्य 2 फेज बचते हैं उसके हम समांतर क्रम में इसको संयोजित करते हैं। तो इस प्रकार से जो शक्ति का मापन किया जाएगा, ये कैसी शक्ति हो जाएगी, ये प्रतिकारी शक्ति का मापन हो जाता है। प्रतिकारी शक्ति का मात्रक बेटा क्या होता है, kVAR होता है, याद रखेंगे। तो बेटा यहाँ जो अगला पॉइंट है आपका, इस स्थिति में वाट मीटर की जो सीसी होती है, ठीक है ना, जो धारा कुंडली होती है, धारा कुंडली को क्या करते हैं
हम किसी एक फेज के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है, एक फेज के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जबकि जो पीसी होती है, जो प्रेशर कॉइल होती है या दाब कुंडली, इसको क्या करते हैं, अन्य दो फेजों की समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिकारी शक्ति का मापन कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा यूपीपीसीएल TE2 और जेईई के पेपर में जो दो प्रश्न पूछे गए थे, एक ये चित्र पूछा गया था डायरेक्ट कि इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्टिव पावर जो होता है, या हम कहेंगे जो प्रतिकारी शक्ति होती है, इसका मापन किया जा रहा है। एक तो ये चित्र दिया गया था, चित्र पहचानने के लिए बोला गया था, और दूसरा ये भाषा में पूछा गया था। तो यहाँ पर भाषा और चित्र दोनों कवर किए गए हैं। याद रखना, एक ही हमारे PDF में लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हाँ सॉरी, एक बेटा ये प्रश्न और यहाँ पर रह गए हैं, इसको देखते हैं कि जो प्रतिकारी शक्ति होती है, इसको प्रतिकारी शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। यहाँ पर ये वाट नहीं रहेगा, यहाँ पर जो है kVAR, जो प्रतिकारी शक्ति होती है, प्रतिकारी शक्ति का जो मात्रक होता है kVAR, या फिर हम VAR लेते हैं। ये परीक्षा में ये भी पूछा गया है। और जबकि प्रतिकारी शक्ति का जो फॉर्मूला होगा P = √VI sin φ होता है, ठीक है ना। प्रतिकारी शक्ति में साइन लिया जाता है, जबकि वास्तविक शक्ति होती है उसमें काश लिया जाता है। और जो आभासी शक्ति होती है, इसमें केवल P = जो है VI अकेला होता है। ये आपकी आभासी शक्ति होती है, और P = VI cos φ अगर लिखा है तो ये वास्तविक शक्ति होती है, जबकि यहाँ पर जो है ये प्रतिकारी शक्ति का फॉर्मूला दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं कि यहाँ देखते हैं ये क्या लिखा है, दृष्ट धारा परिपथ तथा एक कलीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति मापन। तो यहाँ पर हम शक्ति का कैसे मापन कर सकते हैं, एक वाटमीटर की सहायता से दृष्ट धारा परिपथ एवं एक कलीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दोनों ही की विद्युत शक्ति मापी जा सकती है। इसके लिए जो संबंधित चित्र है यहाँ पर दर्शाया गया है, वाटमीटर की धारा कुंडली को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा वह परिपथ की संपूर्ण विद्युत धारा वहन करती है। और उसकी वोल्टता कौन सी, और उसकी जो वोल्टता कुंडली है, वोल्टता कुंडली को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तथा उस पर परिपथ की वोल्टता प्रयुक्त की जाती है। ये बात इस सेक्शन के लिए बोल रहा है। जो धारा कुंडली है, धारा कुंडली को हम परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इससे होकर के संपूर्ण धारा प्रवाहित होती है। जबकि वोल्टता कुंडली को हम परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इससे होकर के संपूर्ण वोल्टता जो है वो इस पर लगती है। कुल मिलाकर के ये आपका एक फेज का वाटमीटर है, और इस वाटमीटर को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है। ये भी आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पोजीशन में यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो वाटमीटर होती है, वाटमीटरों का पाठ्यांकों पर कला कोण का प्रभाव, जो फेजर कोण होता है इस पर जो है ना, पाठ्यांक पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोधी कार्यभार के लिए, रजिस्टिव लोड के लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या पोजीशन होता है। जब आपका एंगल 0 रहेगा तो पावर फैक्टर आपका कितना हो जाएगा बेटा, इकाई हो जाएगा। जब आपका फेजर कोण जो है ये आपका 0 रहेगा तो शक्ति गुणक का मान कितना हो जाएगा बेटा, याद रखेंगे यहाँ पर इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। इस स्थिति में जो आपकी पावर बनेगी कौन सी बनेगी, P = VI, P = √3 VL/IL। ये आपकी कुल शक्ति बनेगी जाकर के कब, जब आपका एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जो फेजर कोण है वो 0 हो जाएगा, उस अवस्था में आपकी जो शक्ति बनेगी P = √3 VL/IL। ये लाइन वोल्टेज और लाइन धारा यहाँ पर दर्शाई गई है। नेक्स्ट पोजीशन, जब 2 वाटमीटर रहेंगे तो 2 वाटमीटर की स्थिति में क्या करेंगे, जो पहला वाटमीटर है, इस पहला वाटमीटर है ये क्या दर्शाएगा, तो पहला वाटमीटर आपका दर्शाएगा क्या, √3/2 VL/IL, ठीक है ना, VL/IL। और दूसरा वाटमीटर जो है ये दर्शाएगा √3 VL/IL। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब जो आपका एंगल है वो 0 रहेगा, उस अवस्था में दोनों जो वाटमीटर रहेंगे उनके पाठ्यांक कैसे रहेंगे, समान रहेंगे, एक समान रहेंगे। इस प्रकार यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, इसको देख सकते हैं ध्यान से। इस प्रकार दोनों वाटमीटर समान पाठ्यांक, इस प्रकार दोनों वाटमीटर जो होंगे कैसे समान पाठ्यांक देंगे, और प्रत्येक वाटमीटर जो होगा, ठीक है ना, प्रत्येक वाटमीटर का पाठ्यांक परिपथ की कुल शक्ति का आधा होगा। ये कह रहा है कि जो W1 है और ये W2 है, अगर आपका एंगल 0 रहेगा, पावर फैक्टर का मान इकाई रहेगा, तो दोनों के दोनों पाठ्यांक आपस में बराबर शक्ति का मापन करेंगे। और जो शक्ति 1 वाटमीटर की अगर शक्ति देखेंगे तो ये संपूर्ण शक्ति का कितना नापेगा, आधा शक्ति का मापन करेगा। प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पूछा जाता है यदि 2 वाटमीटर विधि में यदि फेजर कोण 0 है या फिर शक्ति गुणक का मान इकाई है, तो दोनों वाटमीटर की स्थिति क्या होगी, तो दोनों वाटमीटर परस्पर जो है बराबर शक्ति का मापन करते हैं। और जो वाटमीटर होता है ये वाटमीटर कितनी शक्ति का मापन करेगा, 1/2 या
5 शक्ति का मापन करेगा प्रत्येक वाट मीटर। यहाँ से एसएससी जेईई से रिलेटेड जो है ना हर बार में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी नहीं चूकता है यहाँ से, ठीक है ना। सेकंड पोजीशन में क्या है, यदि कोण इसका 0 ना होकर के 90 डिग्री हो जाए तो आपका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। जब पावर फैक्टर 0 हो जाएगा उस अवस्था में यहाँ पर शक्ति क्या हो जाएगी, जब पावर फैक्टर आपका तो P बराबर आपका कितना हो जाएगा, W1 का मान P बराबर जो होगी ये कितनी होगी, जो P बराबर होगा आपका W1 हो जाएगा और माइनस में W2 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब आपका कोण जो होगा 90 डिग्री होगा उस अवस्था में जो 2 वाट मीटर होंगे, एक वाट मीटर जो है दूसरे वाट मीटर के बराबर तो शक्ति का प्रदान करेगा, पर जो शक्ति का मापन करेगा, परंतु जो है ना एक वाट मीटर दूसरे की अपेक्षा विपरीत और बराबर शक्ति का मापन करेगा, विपरीत करेगा परंतु बराबर शक्ति का मापन करेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर जो W1 की जो शक्ति बनेगी 1/2 VLIL वाट बनेगी, जबकि वाट मीटर 2 की जो शक्ति बनेगी ये क्या बनेगी, -1/2 VLIL। अब इन दोनों का यदि हम योग करते हैं तो टोटल पावर आपकी कितनी बनेगी, जाके 0 बनेगी। इसलिए जब फेजर कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, तो पावर फैक्टर का मान 0 हो जाता है। उस अवस्था में पावर भी आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखेंगे, यहाँ पर पॉइंट दे रहा है इस प्रकार दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक बराबर हो परंतु दोनों के चिन्ह असमान हो, ठीक है ना। अतः परिपथ की कुल शक्ति क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, यहाँ दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगली स्थिति में यहाँ पर क्या कंडीशन दी गई है, प्रेरित भार के लिए। अभी आपका क्या था, प्रतिरोधी भार था, अब कौन सा भार है, इंडक्टिव लोड है, ठीक है ना, प्रेरित भार है। प्रेरित भार की स्थिति में यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि जो फेजर कोण होता है ये 60 डिग्री लेते हैं। जब फेजर कोण हम 60 डिग्री लेंगे तो cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो पावर फैक्टर जब 0.5 होगा उस स्थिति में क्या होगा, ये टोटल पावर जो बनेगा, टोटल पावर बनेगा P = √3 VLIL √3/2 VLIL cos phi। ये आपका टोटल पावर बनेगा। यहाँ पर W1 जो होगा ये √3 VLIL cos phi जो है ये रीडिंग पड़ेगा, जबकि दूसरा वाट मीटर जो है ये 0 रीडिंग पड़ेगा, ठीक है ना। इस अवस्था में क्या जानते हैं कि एक वाट मीटर तो रीडिंग देगा परंतु दूसरा वाट मीटर जो है वो 0 रीडिंग देगा। कब, 60 डिग्री के कोण पर, ठीक है ना। उस अवस्था में शक्ति गुणक का मान जो है 1/2 हो जाएगा। cos 60 का मान 1/2 होता है। इस वाट मीटर, इस प्रकार W1 वाट मीटर जो है W1 का पाठ्यांक पूर्ण शक्ति के बराबर होगा, परंतु जो W2 वाट मीटर है इसका पाठ्यांक 0 होगा। कब, जब आपका फेजर कोण 60 डिग्री रहे या फिर पावर फैक्टर आपका 1/2 रहे। तो इस स्थिति में जो पावर आपका बनेगा √3/2 VLIL बनेगा। ये दोनों के दोनों वाट मीटर में से केवल आपका पहला वाला वाट मीटर आपकी शक्ति का मापन करेगा और दूसरा वाला 0 रीडिंग देगा। किस अवस्था में, जब एंगल आपका 60 डिग्री रहेगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कोण जो है 60 से 90 के बीच में यदि होता है तो W2 वाट मीटर जो होता है ये ऋणात्मक पाठ्यांक प्रदान करता है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, इसको बेटा याद रखना। जब एंगल आपका 60 से 90 के बीच में होगा तो वाट मीटर W2 जो होगा ये पाठ्यांक कैसा देगा, ये ऋणात्मक पाठ्यांक देगा और संकेत उल्टी दिशा में विक्षेपित करेगा। जब उल्टी दिशा में संकेतक जो होता है वो विक्षेपित करता है तो मीटर पर जो है ना वो 0 नहीं हमेशा दिखाई देता है। तो इस उल्टी दिशा में जो विक्षेप करेगा, इस उल्टी दिशा के विक्षेप को, जैसे मान करके चलिए कि संकेतक को यहाँ से आपका संकेतक जो है आगे की तरफ जाना चाहिए, परंतु ये आगे ना जाकर के ये पीछे की तरफ आता है। ये पीछे कहाँ तक जा सकता है, 0 तक जाएगा, इसके नीचे तो जाएगा नहीं। तो इसकी विपरीत पोजीशन को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए जरा। इस स्थिति में जब ये विक्षेप जो है विपरीत किसी उल्टी विक्षेप देगा तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका ऋणात्मक मान जानने के लिए हम संकेतक को सही दिशा में विक्षेपित करना आवश्यक होता है, ठीक है ना। इसके लिए या तो हम वाट मीटर की धारा कुंडली, ठीक है ना, के टर्मिनल को परस्पर बदल देते हैं या फिर दाब कुंडली के टर्मिनल को हम परस्पर बदल देते हैं। तो इनके टर्मिनल को कैसे बदला जाता है जरा ध्यान देंगे। यहाँ पर जैसे मैंने ये सीसी जोड़ रखी और यहाँ पर ये मैंने पीसी जोड़ रखी, तो क्या करेंगे कि जो धारा कुंडली है इसको ये टर्मिनल इधर और इसको ये टर्मिनल इधर, हम क्या करेंगे इसके जो टर्मिनल होते हैं उसके टर्मिनल को हम परस्पर इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे मीटर जैसे आपका जो आपका सिंगल फेज का जो एसी मोटर होता है, एसी मोटर के टर्मिनल जब परस्पर बदल देते हैं तो क्या होता है, उसकी गति जो होता है DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा होता है, विपरीत चलने लगता है। ऐसे ये भी है, अपने सामान्य जो विक्षेप दे रहा था उससे उल्टा विक्षेप देने लगेगा जो हमको दिखाई देगा। परंतु अब करते क्या है कि इस प्रकार टर्मिनल को उलटने के बाद उक्त वाट मीटर जो वाट मीटर रहेगा वो वाट मीटर जो पाठ्यांक पड़ेगा उसको हम ऋणात्मक में लेते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इस स्थिति को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर है
कि जो संधारित्र का कार्यभार है कैपेसिटिव लोड पर, हम ये देखते हैं कि इस कैपेसिटिव लोड पर क्या होगा, उपरोक्त स्थितियों में प्रेरकीय कार्यभार परिपथ पर विचार किया गया, जहां विद्युत धारा वोल्टता के पक्षगामी, ठीक है ना, जब इंडक्टिव लोड रहेगा तो जो कार्यभार रहेगा ये वोल्टेज के कैसे रहेगा, पक्षगामी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर होता है इंडक्टिव की पोजीशन में, प्रेरक की पोजीशन में लैगिंग पावर फैक्टर होता है, जबकि कैपेसिटर की पोजीशन में पावर फैक्टर जो होता है वो अग्रगामी होता है। परंतु यहाँ पर दिया गया, परंतु यदि संधारित्र कार्यभार पर विचार किया जाए तो विद्युत धारा वोल्टता के अग्रगामी होती है, इसलिए जो फेजर कोण होता है फाई, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम ऋणात्मक मानते हैं। जो स्थितियां आपकी अभी तक धनात्मक चली आ रही थी, अब वहां पर क्या करेंगे, हम उन स्थितियों को ऋणात्मक लेंगे, तो W1 जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 30 + 5 हो जाएगा, और W2 होगा ये 30 - 5 हो जाएगा। ये आपका किसके लिए, धारितीय कार्यभार के लिए, जबकि प्रेरक कार्यभार के लिए यहाँ पर क्या स्थिति थी, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर W1 जो है, ये आपका कैसा है, ये माइनस में है, जबकि W2 प्लस में है। ये आपका किसके लिए, ये इंडक्टिव सर्किट के लिए, जबकि कैपेसिटिव सर्किट में यहाँ पर क्या किया गया है, इसको ध्यान से देखिए, कैपेसिटिव सर्किट में धारितीय परिपथ में क्या किया गया, W1 जो है इसको प्लस लिया गया और W2 को माइनस लिया गया। इस प्रकार से हम ये शक्ति का मापन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार दोनों वाटमीटर के पाठ्यांक उलट जाते हैं, परंतु शक्ति गुणक के मान में परिवर्तन के साथ प्रेरकता कार्यभार की भांति इस स्थिति में वाटमीटर के पाठ्यांक कोण फाई के अनुसार बदलते हैं और उसी की भांति पाठ्यांक भी लिए। जो हम इंडक्टिव सर्किट में जैसे हम जो रीडिंग ले रहे थे, सेम रीडिंग हमको उसी के तरीके से लेना है, परंतु यहाँ पर सिंबल केवल आपके चेंज हो जाते हैं, और शक्ति गुणक जो होता है वो आपका किसके, जो आपका इंडक्टिव था, जो इंडक्टिव था उसके स्थान पर धारितीय या हम कहेंगे कैपेसिटिव शक्ति गुणक पावर फैक्टर का मेजरिंग होने लगता है। अब बेटा जानते हैं डायनोमीटर प्रारूपी वाटमीटर के जो गुण हैं ये क्या है, मतलब इसके जो मुख्य गुण है ये क्या है, यह उपयंत्र। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि यह उपयंत्र AC व DC दोनों परिपथों की शक्ति मापने के लिए परिशुद्धता पूर्वक उपयोग में लाया जाता है। ये पॉइंट ऊपर भी बता चुके हैं, ठीक है ना। इसमें विक्षेप जो होता है शक्ति के समानुपाती होता है, क्या लिखा है, विक्षेप शक्ति के समानुपाती होने के कारण, अभी आपने लिखा है कि जो थीटा होता है ये समानुपाती होता है कि P के, ठीक है ना। तो विक्षेप जो होता है ये पावर के सीधे समानुपाती होता है, और स्केल जो होता है इसका कैसा होता है, अपेक्षाकृत समरूप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके चलतंत्र में लौह पदार्थों का उपयोग न होने के कारण यह उपयंत्र हिस्टैरिसीस हानियों तथा भंवरधारा हानियों से मुक्त होता है। बेटा इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे, इस पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि इसमें जो है जो हिस्टैरिसीस हानियाँ और भंवरधारा हानियाँ ये नहीं है, क्योंकि इसमें लौह के पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है। जो आपका डायनमोमीटर प्रारूपी वाटमीटर है इसमें लौह पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हिस्टैरिसीस और भंवरधारा हानियाँ नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सावधानी पूर्वक अभिकल्पन कर इस प्रकार की व्यवस्था से उच्च परिशुद्ध मान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पोजीशन हमारी है, अब आपको क्या जानना है, जो डायनमोमीटर प्रारूपी वाटमीटर है इसके अवगुण क्या है। नंबर 1 इसमें है कि निम्न शक्ति गुणक पर वोल्टता कुंडली के प्रेरकत्व का प्रभाव इसके पाठ्यांक पर पड़ता है। यदि इसे दूर करने की व्यवस्था न की जाए तो पाठ्यांक गंभीर रूप से त्रुटिपूर्वक आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें चलतंत्र से भारी होने के कारण, ठीक है ना, घर्षण अधिक होता है, साथ ही यह उपयंत्र अधिक सुग्राही नहीं है। इसी कारण से अब इन वाटमीटरों का उपयोग न करके इनके स्थान पर डिजिटल वाटमीटरों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें लॉक रोड न होने के कारण इसकी चुंबकीय क्षेत्र जो है ये कैसा होता है, ये कमजोर होता है, और इसका जो अतः विपथित चुंबकीय क्षेत्र के से प्रभावित रहता है। इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है, इसलिए ये जो है ना विपथित, मतलब एक तरीके से कहेंगे जो इसका सर्किट है ये चुंबकीय क्षेत्र से, ठीक है, प्रभावित रहता है हमेशा। चलिए आज के जो हमारे 2 प्रश्न थे उन दोनों प्रश्नों के जवाब यहाँ पर बेटा दिए गए हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि संतुलित और असंतुलित 2 स्थितियां दी गई थी, संतुलित और असंतुलित, ठीक है ना। सप्लाई के लिए निम्न में से कौन सा सही कौन सा उपयोगी नहीं है, 1 वाटमीटर, 2 वाटमीटर और 3 वाटमीटर। यहाँ जानेंगे केवल आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। संतुलित और असंतुलित की स्थिति को मापने के लिए हम 1 वाटमीटर का उपयोग नहीं करते हैं, कब, जब 3 फेज की शक्ति का मापन किया जाता है। तो पहला उपयोग नहीं करेंगे जबकि हम
कौन सा, दूसरा और तीसरा दोनों का हम उपयोग कर सकते हैं। ऊपर आप पढ़ सकते, यहाँ पर 3 फेज और रहेगा, 3 फेज की शक्ति का मापन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो अगला क्वेश्चन था ये क्या था कि वाटमीटर की धारा कुंडली जो होती है और वोल्टता कुंडली होती है ये किस प्रकार से होती है। जो वोल्टता कुंडली होती है बेटा, अभी मैंने ऊपर बताया था, जो वोल्टता कुंडली, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिए गए इनका निर्धारण करते हैं। यहाँ पर आइसोलेटर प्रचालन के लिए कौन सा उपयोगी नहीं है, तो इसमें जो है ना धारा निरर्थक होती है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन प्रणाली में जो है ना किसका उपयोग नहीं किया जाता है, जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन प्रणाली है इसका उपयोग हम मोटरों पर नहीं करते हैं, बाकी जनरेटर, बस बार और ट्रांसफार्मर पर कर लेते हैं। बेटा आज का हमारा सेशन कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करें। बेटा मेहनत से वीडियो बनाया जाता है और इस पर बहुत काम किया जाता है, आप इसमें देख सकते हैं। हमारे फ्री PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का आपको जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे पिछले वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन पर आपको हमारे पिछले वीडियो का प्ले स्टोर मिल जाएगा, उस पर जाइए प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट में आपको हमारे पिछले वीडियो जितने भी डाले गए हैं सभी वीडियो मिल जाएंगे। बेटा सभी वीडियो में से प्रत्येक वीडियो आपका ऐसा रहेगा कि जिसमें से प्रत्येक वीडियो में से आपका समय बर्बाद नहीं होगा। 100% आपकी परीक्षा में क्वेश्चन फंसेंगे जाके, इस बात का हमारा वादा है। आप बेटा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर में फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। जो आज का ये वीडियो बनाया गया ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत मेहनत से बनाया गया है। इस वीडियो से रिलेटेड कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में और सभी सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।